Jai Sri Swaminarayan. Good morning, my dear students. Today we learn about rise of British rule in India, Standard 9, Social Science. Expansion of company rule in India. Last time we discussed about Regulating Act in 1773 passed by East India Company or a British government. According to that, Governor of Bengal was made the Governor General of all India, and all the political and trade activities were taken under of Governor General. Mumbai and Chennai's governor also included in this council. Then after we discuss about policy of Warren Hastings, he was the first Governor General. What did he, how he expanded, and what did he do for the company? Then we also discussed about Cornwallis, who came after Warren Hastings, and he fought many battles, and he also defeated Tipu Sultan. Then Sir John Shore, whose adopted policy, due to his policies, British East India Company became weak and his fame declined, and Maratha became stronger in country. Then after, Wellesley became the Governor General of India in the year 1798 to 1805. Due to the policies of Sir John Shore, as we studied, the fame decline of company. So after him, this responsibility went to the Wellesley, making company supreme. My dear student, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ द ब्रिटिश रूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें से भी टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कंपनी रूल इन इंडिया। उसमें से हमने जो डिस्कशन कर दिया था, उसके अंदर 1772 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूरे कंट्री का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल बनाया गया, जो बंगाल का गवर्नर होगा, ही इज डिक्लेयर्ड एज ए, उसको कैसे डिक्लेयर किया, गवर्नर जनरल। और उसमें सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। उसने अपनी पॉलिसी से एक्सपांस किए रूल, जिसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में कॉर्नवालिस आया, उसने भी कई तरह के बैटल लड़े और अपनी पॉलिसीज से एक्सपांसन किया। लेकिन सर जॉन शो की रिजिड पॉलिसी की वजह से कंपनी को क्या हुआ, फेम उसका जो था वो डिक्लाइन हुआ। अब इस फेम डिक्लाइन होने से उधर से मराठा स्ट्रॉन्गर हुए, अब इसका सीधा असर कंपनी पे पड़ा। अब उसी समय 1798 के अंदर वेलेस्ली बिकेम द गवर्नर। इसका मतलब सर जॉन शोर के बाद में वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने। अब सबसे पहले द
उनके लिए वेलेस्ली गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी द मेकिंग कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। अब देखो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, तो वेलेस्ली को प्राप्त हुआ क्योंकि इससे पहले बेटर कंडीशंस थी। लेकिन आफ्टर जॉन शोर के बाद में जो इसकी फेम थी वो डिक्लाइन हो गई। सो अब नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज काइम अंडर कंट्रोल ऑफ वेलेस्ली को ये सब कुछ करना था। एंड सेम टाइम देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब उस समय जिस परिस्थिति में आया उस समय बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये बोथ कंट्री वांटेड टू बी एक्सपांड देयर रूल एंड ट्रेड। पूरे वर्ल्ड की बात थी, केवल इंडिया के अंदर ही नहीं ये जो कंपटीशन था। लेकिन फिर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट इंडिया, तो यहाँ पे हमारा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स था टू एक्सपांड देयर रूल एंड इंक्रीजिंग ट्रेड। सो एक बहुत बड़ी चुनौती वेलेस्ली के लिए थी to expand the company British rule for the fact that France does not become the stronger power। और वॉरेन हेस्टिंग चाहता था कि जो फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पावर एक्सपांड न हो। सो ही इंट्रोड्यूस या ही मेड ए प्लान, और उस प्लान का जो नाम है द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, है ना। ये जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम प्लानिंग किए गए। अब प्लान के पीछे क्या कारण था, यहाँ दो कारण थे। एक तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव न बढ़े, और दूसरा जो भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फेमस डिक्लाइन हुई थी, कम पड़ गई थी, उसको वापस बनाना, और जो यहाँ के राजा निज़ाम नवाब जो भी थे वे अपने पावर को बढ़ा न सके। सो उसने एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी के लिए, और उस पॉलिसी से उसने कई राज्यों को हड़प लिया, छीन लिया, और पता तक नहीं चला। तो अब नाउ फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ये अलायंस सिस्टम था क्या, तो देखिए, इफ एनी किंग नवाब निजाम एडॉप्ट दिस प्लान, तो दे हैड टू कीप देयर आर्मी एंड बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द इंडिया ब्रिटिश आर्मी। तो पहले ही उनके लिए एक बात थी कि उन राजाओं को, जो भी स्टेट इस अलायंस सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, वे लोग क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो अपने स्टेट में रखेंगे, और इसके बाद में उसका जो एक्सपेंसेस जो भी होगा, जो भी खर्च होगा, उस खर्च को वे वहन करेंगे। तो देखिए, सबसे इस प्लानिंग ने उनको बिना खर्च के बड़ी आर्मी बनाने का ब्रिटिश का काम पूरा हो गया। सेकेंड, आर्मी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द एवरी स्टेट। इन एवरी स्टेट देयर शुड बी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। हर कोर्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक अंग्रेज प्रतिनिधि होगा। अंग्रेज प्रतिनिधि का रखने का वहाँ मेन टारगेट क्या था, क्यों रखा गया था, कि इफ़ एनी स्टेट, यदि कोई स्टेट कॉन्स्पायरेसी करें, ब्रिटिश के प्रति धोखेबाजी करें, तो उसके लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रखना चाहते थे। द आर्मी ट्रेंड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेंड करेगी। गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड द स्टेट एंड एक्सपेक्टेड द सिस्टम। उस सिस्टम को खर्च भी वही करेंगे, लेकिन ट्रेंड कौन करेगा, ब्रिटिश करेंगे। ब्रिटिश अपने तरीके से करेंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो ब्रिटिश की होगी। इन द रिटर्न स्टेट एक्सपेक्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी टू गिव अवे द प्रोविजन विद इक्विवेलेंट टू द इनकम ऑफ ब्रिटिश, के जो प्रोविजन के इक्विवेलेंट में प्रोवाइड करेंगे।
फिर लेकिन बड़ी एक और बात थी कि विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी। देखो आर्मी तो उनको स्टेट में मिल गई, इनके राजाओं के राज्य में, बट बड़ी एक उन्होंने जबरदस्त जो बात रखी वो रखी थी कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट यूटिलाइज द आर्मी। आर्मी का वो उपयोग नहीं कर सकेंगे विदाउट परमिशन ऑफ, ठीक है। इसका मतलब ये अधिकार उनसे छीन लिया। आर्मी तो दी ब्रिटिश आर्मी, लेकिन अधिकार उन्होंने छीन लिया, उसका यूज नहीं कर सकते। देन आफ्टर दे कैन नॉट वेज विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश विद द अदर कंट्रीज। किसी स्टेट के साथ, कंट्रीज के साथ कोई ट्रीटी नहीं करेंगे और कोई युद्ध नहीं करेंगे बिना परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। तो इस तरह का जो रूल्स था, ठीक है। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मेनी प्रोविजन, इस तरह उसने कई प्रोविजन को हड़प लिया। अब देखो, कंपनी स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी, किसी के साथ संधि नहीं करेगी विद अदर स्टेट। देखो इसमें कितनी सारी बातें रखी है। किसी भी स्टेट के साथ में वो क्या नहीं कर सकता है, न तो संधि कर सकता है, न युद्ध छेड़ सकता है, और न ही जो बात आई कि वो इंग्लिश आर्मी का यूज़ कर सकता है बिना परमिशन, विदाउट परमिशन किसी के साथ यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत बड़ी जो ज़बरदस्त प्लान था। फिर इसके बाद में इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव की बात आई। दे वुड बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट असेंबली, उनकी स्टेट असेंबली में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, कोई भी दूसरे कंट्री का एम्प्लॉय वहाँ नहीं रखेंगे। और एक बहुत बड़ा धक्का था फ्रेंच के लिए, क्योंकि व्हाट आई आस्क्ड इन द बिफोर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि मेन टारगेट इज व्हाट, उसका जो मेन टारगेट था वो फ्रेंच के पावर को डिक्लाइन करना, कम करना, कमज़ोर करना। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस प्लान के अकॉर्डिंग, इस अलायंस के अकॉर्डिंग, अदर फॉरेनर नॉट बी एम्प्लॉयड, किसी भी फॉरेन के लोगों को वो एम्प्लॉयड नहीं करेंगे। तो दिस वे दिस इज द सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। इन दिस बिगनिंग टाइम, है ना, शुरुआती दौर पे ये बहुत अच्छा लगा, ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। किसमें? प्रारंभिक, इनिशियली वे में, क्योंकि जो नवाब थे वगैरह लोग थे वो अपने आप को सेफ्टी मानते थे। क्यों सेफ्टी मानते थे? क्योंकि ये वर्क था वो आर्मी का था, ब्रिटिश आर्मी थी, कोई भी युद्ध करने की जाहिर नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इट्स बिकेम लाइक ए स्वीट पॉइजन। लेकिन ये जो अलायंस, जो सिस्टम था, जो ट्रीटी थी, आगे जा कर के एक स्वीट पॉइजन की तरह वर्क करने लगी, है ना। अब देखो आर्मी का पावर ही नहीं था नवाब और निज़ाम राजाओं के पास, जिन्होंने इसको एक्सपेक्टेड किया, तो दे बिकेम वीक, और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गए। और दे डिपेंडेड ऑन, फुली डिपेंडेड ऑन ब्रिटिश। और क्या होने लगे? धीरे धीरे वो ब्रिटिश के ऊपर क्या होने लगे? डिपेंडेड हो। अब जब डिपेंड हुए तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? व्हाट हैपन? धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। और ब्रिटिश टुक डिसएडवांटेज, और ब्रिटिश ने इसका एडवांटेज लिया और धीरे धीरे वन बाय वन करके इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर ज्वाइन कर दिया। अब कौन कौन से स्टेट थे? तो नाउ द स्टेट रूल्स जो एक्सपेक्टेड किया था सब्सिडी अलायंस सिस्टम में, तो सबसे पहले निज़ाम, इसके बाद मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर, और भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले निज़ाम बिकेम। अब निज़ाम क्यों बना? क्योंकि उसको दोनों ओर से डर था, उधर से मैसूर से, उधर से मराठों से, और इस भय की वजह से ही एक्सपेक्टेड, और उसने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया निज़ाम ने। फिर बाद में जाकर के मैसूर, देन आफ्टर मैसूर को टीपू सुल्तान को एक्सपेक्ट करना पड़ा, अवध,
गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर, इन सभी राजाओं ने इसको स्वीकार किया। By implementing this system, Wellesley next many provision, और इस तरह इस पॉलिसी को एडॉप्ट करके अपना करके वेलेस्ली ने कई राज्य और प्रोविज़न को छीन लिए एंड एक्सपांडेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांसन किया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आस्क्ड टीपू सुल्तान, अब मैंने आपको टीपू सुल्तान की बात कही, टू एक्सपेक्ट द सब्सिडी अलाइन सिस्टम विच ही रिफ्यूज। पहले टीपू सुल्तान ने, क्योंकि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पर्सन, बट व्हाट हैपन, ब्रिटिश ने उसको एक्सपेक्ट करने के लिए कहा, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने अंग्रेजों के लिए मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने एक न्यू चाल क्या खेली, द कंपनी विद द सपोर्ट ऑफ द निजाम अटैक्ड मैसूर इन 1799 के अंदर निजाम के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया। ड्यूरिंग फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ, और उसको फिर आफ्टर दैट इसको इकट्ठे करना पड़ा, इसके बाद में एक युद्ध हुआ। ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, और वो ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा, उसकी डेथ हो गई। दिस वे वेलेस्ली का जो प्लान था वो काफ़ी सफल रहा ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपांसन में, और पहली प्रारंभिक अवस्था में इस पॉलिसी को वो समझ नहीं सके, हमारे जो राजा हैं और उसके जाल में फंसते गए, और कुछ भय की वजह से। अब नाउ आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। After Wellesley, Hastings came to India as a governor general. He waged a war with Nepal and made the Gorkhas to join the army. बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा भाग, बड़ा कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, वो इंडिया का जब गवर्नर जनरल बना तो सबसे पहले ही वेग्ड वॉर विद नेपाल के साथ युद्ध किया, और एक संधि के तहत गोरखा जो लोग थे जो जंगलों में लड़ सकते थे, पहाड़ियों में लड़ सकते थे, उनको उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में मिला दिया, और ब्रिटिश आर्मी बिकेम मोर पावरफुल, और यहाँ बहुत ही पावरफुल हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि सिंध और पंजाब से लगाकर सिंध, है ना, और सिंध और बलूचिस्तान तक लड़ने के लिए उनको सपोर्ट मिल गया। He fought a battle with the Pindaras. उसने किसके साथ युद्ध किया, पिंडारास के, एंड टुक कंट्रोल ओवर देम, और उनके ऊपर कंट्रोल किया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कंपनी वॉज स्टेब्लिश, और उसने मराठों के साथ तीसरा युद्ध किया, और इसके बाद में काफ़ी सुप्रीमेसी मतलब पावरफुल बन गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। After Hastings, William Bentinck he became the Governor General of India. ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। विलियम बेंटिंक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल। अब इसको हम लिबरल गवर्नर जनरल कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो एम्बिशियस बट विदाउट वॉर। उसने एक्सपांसन किया, है ना, बिना युद्ध के, बिना लड़े, है ना, बिना कुछ खोए उसने प्रेम से जीता। और बेंटिंक बिलीव्ड दैट द डिससेटिस्फैक्शन इन डिफरेंट स्टेट ड्यू टू द इंपेरियलिस्ट पॉलिसी एडॉप्टेड बाय प्रीवियस गवर्नर could not bring any unity। अब जो उससे पहले जितने भी लोग आए थे, जितने भी गवर्नर जनरल बने, इन्होंने युद्ध के माध्यम से, कई नीतियों के माध्यम से हड़प लिए हैं, और अब वो ऐसा सोचता था कि ये यूनिटी नहीं बना पाएगा यदि वही पॉलिसी अगर कंटिन्यू करता है। सो इसने कई ऐसी लिबरल पॉलिसीज ओपन की, कई उसे राइट्स दिए हमारे यहाँ की जनता को,
और इसके बाद में वो क्या बन गया, उसने ब्रिटिश को जितना भी उसका राज्य था उसको कंट्रोल में रखा, उसे बिखरने नहीं दिया। एंड कुड नॉट बिंग अबाउट एनी यूनिटी सो ही लिबरल इन हिज डीड, उसने कई ऐसे लिबरल वर्क भी किए। तो विलियम बेंटिंग को हम लिबरल, है ना, तो लिबरल गवर्नर के रूप में कहते हैं। देन आफ्टर बेंटिंग के बाद में डेलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल। अब इसके बाद में ये डेलहौजी आता है और डेलहौजी 1848 के अंदर क्या बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ आवर ईस्ट इंडिया कंपनी। डेलहौजी came to India as Governor General in 1848. He was a fierce imperialist. वो बहुत ही तेज, है ना, जिसको ज़्यादा एक तीव्र इच्छा रखता था एक्सपेंशन करने का, और उसने भी बहुत सारी पॉलिसीज खेली। तो फायर्स इंपेरियलिस्ट एंड ही एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन, हड़पने, राज्य को हड़पने के लिए उसने कई तरह की पॉलिसीज रखी, बिकॉज इंपेरियलिस्ट, फायर इंपेरियलिस्ट था। एक्सपांशन फॉर द कंपनी एंड ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। तो बिसाइड्स बीइंग एन इंपेरियलिस्ट, डेलहौजी वाज आल्सो ए रिफॉर्मिस्ट। अब उसने कौन कौन से स्टेट किस किस रूप में हड़पे हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम इनके एनेक्सेशन की बात करते हैं तो एनेक्सेशन बाय वॉर, उसकी पॉलिसी के अंदर पहली पार्ट में उसने अंग्रेजी साम्राज्य को पावरफुल बनाया, एक्सपांस किया। तो इस फर्स्ट पॉलिसी बाय वॉर, युद्ध से जीते। और युद्ध से कौन कौन से पार्ट जीते, पंजाब एंड पेगू। देन आफ्टर ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी, खालसा पॉलिसी या एडोप्टेड पॉलिसी जो थी, एनेक्सेशन पॉलिसीज थी कि इफ किंग, हमारे यहाँ एक पद्धति थी, इफ किंग और नवाब और निज़ाम हैड नॉट ए सन, तो दे कुड एडोप्ट, है ना, और वो दे कुड एडोप्ट अ सन, उस सन को वो एडॉप्ट कर सकते थे किसी और का, और वो उनका राजा होता था, उसके बाद उनकी हेयर होता था। तो ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, बिना पुत्र के जो थे, उनमें से कौन कौन से स्टेट थे, सतारा, जैतपुर, इसके बाद में संभलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत और नागपुर। ये सभी इसके षड्यंत्र के पार्ट बने। जो राज्य जिनकी संतानें नहीं होती थी उनको एडॉप्ट करने का अधिकार छीन लिया, और छीन करके बहुत सारे राज्य को, स्टेट्स को ब्रिटिश में मिला लिया। दे टुक डायरेक्टली अंडर कंट्रोल। अब इसमें से देखिए, आपने झांसी की महारानी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, शी वॉज विडो एंड शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ लड़ते हुए मारे गए, है ना। कई आपने शायद हिंदी के अंदर इस पोएम को पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस झांसी के साम्राज्य को भी इसने बाद में युद्ध के साथ जब एडॉप्ट नहीं किया तो युद्ध किया, और युद्ध के साथ में अंग्रेजों के हाथों मारे गए। फिर इसके बाद में प्रिटिक्स टू मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट के नाम पर जो स्टेट ले लिया गया वो अवध ले लिया, अवध। देन आफ्टर प्रिटिक्स टू डेप्थ, डेप्थ जिसका था, डेप्थ कलेक्शन, डेप्थ नहीं दे पाए थे, उसमें कौन था, निज़ाम था। तो प्रोविजंस ऑफ निज़ाम के जितने सारे प्रोविजंस जो थे वो एडॉप्ट किए। नेम से, नाम मात्र के जो राज्य थे जिसमें संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश का होता होगा, और उसमें थे कर्नाटका एंड तंजौर। तो माय डियर स्टूडेंट, कितनी ज़बरदस्त पॉलिसियाँ के लिए युद्ध किए,
फिर विदाउट हेयर मिसमैनेजमेंट के नाम पे हड़प लिया, डेप्ट के नाम पे हड़प लिया, और कुछ राज्य को उसके नाम मात्र के शासन से हरा। तो डेल्यूसी ने इस तरह बहुत सारे जो राज्य हड़पे, और आप बताओ कितने स्टेट्स हैं, कितना पावरफुल बना दिया। एक बात और कही जाती है कि ही वॉज रिफॉर्मिस्ट। ये नो डाउट ही वॉज ए फायर्स इम्पेरियलिस्ट। वो चाहता था कि ब्रिटिश राज्य पूरे भारत में फैले, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक और बड़ी विशेषता थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ही वॉज इम्पेरियलिस्ट बट ही वॉज रिफॉर्मिस्ट। अब रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या कह सकते हैं, तो सबसे पहले उसने कई ऐसे सुधार भी किए भारत के अंदर। रेलवे लाइन, वायरलेस, स्टीमर्स, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, एडवोकेटेड टू द विडो रीमैरिज। तो द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन थाने टू मुंबई या मुंबई टू थाने 1853 के अंदर स्टार्ट की। इनिशियली स्टेज के ऊपर इन्होंने ब्रिटिश ने उनके खुद के यूज़ के लिए किया था, बट इट बिकेम बेटर फॉर आवर कंट्री। देन वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में वायरलेस सिस्टम किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ओपन किए, इंग्लिश एजुकेशंस एक्सेट्रा वर इंट्रोड्यूस्ड। तो इसको वी से द रिफॉर्मिस्ट, इसलिए हम इसको रिफॉर्मिस्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त ही पास्ड लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के ऊपर उसने बैन लगा दिया, और एडवोकेटेड रीमैरिज, और इसके साथ साथ उसने क्या कर दिया, एडवोकेटेड का मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसने बात कही विडो रीमैरिज को पुनः स्थापित करने के बाद। अब लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इस ब्रिटिश रूल का हमारे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज यू नो, है ना, किस तरह के हमारे कंट्री में इम्पैक्ट हुए, ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव पड़ा। तो इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इसमें इम्पैक्ट में दो तरह के इम्पैक्ट हुए। फर्स्ट वन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और सेकंड वन सोशल। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब क्या था कि आर्थिक दृष्टि से क्या स्थिति बनी। तो देखिए, इन द बिगनिंग एज वी एवरीवन नो इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन बर्ड। भारत को सोने की चिड़िया करते थे। अब सोने की चिड़िया कहने के पीछे कारण क्या था, है ना, सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक ही कारण था, इट हैज़ वेरी प्रॉस्पेरिटी, कंट्री हैव बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी थी। जहाँ पे पहला जो प्रभाव पड़ा था वो कंट्री के ऊपर क्या पड़ा था कि मेयरली अभी कंट्री हम खुद प्रोड्यूस करते थे, सेल्फ रिलायंस थे। हमारे यहाँ के स्टेट्स आर सेल्फ रिलायंस, हमारे जो स्टेट थे वो सेल्फ रिलायंस थे। बट आफ्टर दिस रूल, इस रूल के बाद में ओनली इट बिकेम ए मेयरली प्रोड्यूस ऑफ द रॉ मटेरियल। केवल भारत रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाला इंग्लैंड के लिए रह गया। सिल्क जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो बंद हो गया। ओके, तो बंगाल एक्सपोर्टेड क्लॉथ्स, रॉ, शुगर, जूट, मसलिन, बट आफ्टर ड्यूल पॉलिसीज की वजह से, अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से, द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बंगाल फेडेड। बंगाल की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, फेडेड का मतलब हो गया फीकी होती गई, बेकार होती गई। खुद इतना एक्सपोर्ट करते थे। फिर इसके बाद में ड्यू टू ड्यूल सिस्टम
कलेक्टिंग पावर है। देखो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन सबको खरीदे हैं, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू लेने का अधिकार खुद ने अपने पास रखा, और मैनेजमेंट का वर्क था दैट इज गिवन टू द नवाब। तो इधर यहाँ से मैनेजमेंट भी बिगड़ा और रियल पावर वो वेंट अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, और इसलिए देखिए यहाँ क्या हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते थे। सो देयर इज ए टोटली मिसमैनेज इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट डन इन दिस वन। The British got power without responsibility and had responsibility without power. This is the known as subsidy alliance के बारे में जो आपको डिस्कस किया था। और अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कंपनी, अब कंपनी क्या करती थी, अनफेयर कलेक्शन ऑफ मनी, रेवेन्यू जो था उससे ज़्यादा लेती थी, तो जिससे हमारे यहाँ जो भी पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, बिकेम डेप्टर बन गए। क्यों बन गए डेप्टर बनने के पीछे कारण क्या था कि वो अनफेयर, अनजस्टिफाइड, है ना, अनजस्टिफाइड क्या था, टैक्स था, और जिसकी वजह से वो डेप्टर हो गए, ऋणी हो गए, है ना, और जिनकी वजह से बेचारों को उनको अपने घर भेजने पड़े। और गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स टू इंडियन क्लॉथ्स। अब अगर हमारे यहाँ क्लॉथ्स की बात करें, हमारे यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें, तो दे इंक्रीज द टैक्स, उन्होंने इस टैक्स को बढ़ा दिया था, और कंपेरेटिवली जो ब्रिटिश थे उनकी टैक्स नहीं लगता था। सो हमारे यहाँ मार्केट भी क्लोज हो गए। इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर, इंडिया के जो आर्टिस्ट थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और पुअर हो गए। कंपनी ट्रेडर फोर्स टू वीव द बंगाल, अब यहाँ के जो वीवर्स थे उनको कंपनी क्या करती थी, फोर्स करती थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क देती थी और बहुत ही कम पैसा देती थी, और इससे प्रोवाइडिंग ए क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन शॉर्ट पीरियड, और यदि वे नहीं करते थे तो उनको पनिश करती थी। बिफोर अराइवल ऑफ कंपनी इंडियन विलेज वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरियस। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ के जो गांव थे वो सेल्फ रिलायंस थे, उनको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट क्या हो गया, अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। लेकिन कंपनी रूल के बाद में ये जो गांव थे वो क्या हो गए, पुअर एंड डिपेंडेंट हो गए, दे हैव टू डिपेंडेंट। और इस तरीके से देखिए कंपनी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कंपनी, ठीक है, फर्स्ट रेलवे जरूर चली, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ। और लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अगर हम इकोनॉमिक में एक सपोर्टिव बात करें, एक कंस्ट्रक्टिव बात करें, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, क्योंकि किसकी वजह से, रेलवे, ठीक है, रेलवे की वजह से हमको बेनिफिट हुआ। फिर इसके बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ कंट्रीज़ के अंदर, ये थोड़ा जरूर बेनिफिट हुआ लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आता है सोशल इम्पैक्ट, सेकंड वन इज़ द सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट का मतलब सामाजिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ हमें कुछ बेनिफिट्स हुआ। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्पीच, बोलने का अधिकार दिया गया। डेवलप अमंग द पीपल, लोगों के बीच में बोलने की जो भाव बढ़ने लगे, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर हुआ, सो पीपल बिकेम अवेयर। सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम, सबसे बड़ा बेनिफिट ये जरूर हुआ हमको कि हमारे यहाँ कई ऐसे सोशल कस्टम्स थे, है ना, कई ऐसे हमारे यहाँ सोशल कस्टम थे, और कस्टम में कौन कौन से थे, सती प्रथा थी, ठीक है, सती प्रथा का एंड हुआ। देन आफ्टर इसके रिक्ति बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, जो अभी आपको डैलोजी के टाइम पे आपको बताया। फिर इसके बाद में एडवोकेटेड टू द विडो रीमैरिज, दूध पीती एंड मेनी अदर जो भी सोशल एविल्स थे वो उनमें एंड हुए। देन आफ्टर इसके अतिरिक्त जो बात आई और वो थी राजा राम जी मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, ब्रह्मजी मलबरीवर, स्लॉटवर्ड हुज रोल टू द इंस्ट्रूमेंट गेटिंग द लॉ पास लॉ को पास करवाने में काफ़ी लोग का सपोर्ट रहा। और ये पूरे एक अच्छा इंग्लिनाइज एजुकेशंस की बात भी आई, सामान्य व्यक्ति को भी यहाँ एजुकेशंस,
है ना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए यहाँ, सोशल इम्पैक्ट हमारे लिए अंग्रेजों के आने से थोड़ा ठीक रहा, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ कल्चर को ख़त्म करा। और अगर हम बात करें थोड़ी एजुकेशन की, तो लॉर्ड मेकाले, लेकिन उसने जो शिक्षण पद्धति रखी वो शिक्षण पद्धति वेरी नॉट ए गुड, स्लेवरी थी, ठीक है। इसलिए यहाँ एजुकेशन तो बढ़ा बट इट नॉट ए हायर लेवल, एक अच्छे स्तर पर नहीं बढ़ा, केवल एक स्लेवरी की बात आई। यहाँ पे चार्ल्स वुड ने यूनिवर्सिटी ओपन की मुंबई, मद्रास और कोलकाता के अंदर। द होल क्लास ऑफ पीपल नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड। अब यहाँ इंग्लिश का जो एजुकेशन था वो बढ़ने लग गया धीरे धीरे करके, और सम अवेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में अवेयर भी हुए। एंड विद द पासेज ऑफ टाइम द ग्रुप मेड डिमांड फॉर सोशल रिफॉर्मर। देखिए ये जो एजुकेशन उन्होंने स्टार्ट की थी, नो डाउट केवल एक स्लेवरी की तरह काम करने की थी, बट इट मेड द पीपल, है ना, रिफॉर्मिस्ट, सुधार करने के लिए इनको यहाँ अवेयर किया। एंड दिस वे वी फिनिश अवर फर्स्ट चैप्टर। जय श्री स्वामी नारायण। और अब इसके राइट द क्वेश्चन।